शुरुआत सुपर प्राइम टाइम की आज एक वॉर ब्रेकिंग न्यूज के साथ बड़ी खबर सामने आ रही है। सीरिया में यूएस ड्रोन रूसी जेट की भिड़ंत हुई है। यूएस के ड्रोन और रूसी जेट की भिड़ंत हो गई है सीरिया में। रूसी जेट ने यूएस के रिपर ड्रोन को अपना निशाना बनाया। रूसी Su-35S ने ड्रोन के रास्ते में छोड़े फ्लेयर। ड्रोन के प्रोपेलर में फंसा रूसी जेट का फ्लेयर। यूएस के रिपर ड्रोन को भारी नुकसान हुआ है। इसकी वजह से देखिए तस्वीरें सामने आई हैं। युद्ध के मैदान में लगातार ऐसी चुनौतियां सामने हैं जहां पर सीधे अमेरिका और रूस आमने सामने आने की नौबत पैदा हुई है और यही वो स्थिति है जिसमें आमने सामने आए और उसके बाद यूएस के रिपर ड्रोन को भारी नुकसान पहुंचा है रूस के फाइटर जेट से। लेकिन रूस यूक्रेन जंग में नेटो देशों का किरदार बेहद अहम है क्योंकि रूस का कट्टर प्रतिद्वंदी माने जाने वाला नेटो लगातार यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहा है, जिसे देख प्रेसिडेंट पुतिन आग बबूला हैं। लेकिन बीती रात रूस ने ब्लैक सी के फ्रंट से ऐसा विध्वंसक प्रहार किया है जिसके चलते सेंट्रल यूरोप से ईस्ट यूरोप तक खलबली मच गई है। नेटो के करीब आधा दर्जन से ज्यादा मुल्कों में खौफ पसरा हुआ है। जानते हैं क्यों? दरअसल एंग्री पुतिन ने यूरोप की लाइफलाइन माने जाने वाले डेन्यूब रिवर के पोर्ट को तबाह कर दिया। मिसाइल अटैक में डेन्यूब नदी के पोर्ट को तहस नहस कर दिया गया। तो क्या पुतिन का नदी विध्वंस अब विश्व युद्ध की जंग में बदलेगा? क्या रूस के एटमी चक्रवात से यूरोप तबाह हो जाएगा? देखिए ये रिपोर्ट। रात के वक्त ब्लैक सी से ताबड़तोड़ अंदाज में मिसाइलें दागी गईं और जानते हैं मिसाइलों ने जिस इलाके को टारगेट किया वहां जोरदार ब्लास्ट के साथ बारूद से सना आग का गुबार आसमान में उड़ता दिखाई दिया। धमाका इतना जबरदस्त था जिसकी गूंज कई किलोमीटर तक सुनाई दी। ब्लास्ट के बाद आसपास के इलाकों में भूचाल आ गई। जानते हैं यह हमला किसने किया? बाहुबली रूस ने ब्लैक सी में मौजूद अपने जंगी बेड़ों से। वैसे तो रशियन नेवी ने ओडेसा से सटे एक पोर्ट को निशाना बनाया, लेकिन इस हमले ने न सिर्फ यूक्रेन बल्कि सेंट्रल यूरोप से ईस्ट यूरोप तक सनसनी मचा दी। नेटो देशों के होश फाख्ता हो गए क्योंकि रूस की तरफ से यह हमला डेन्यूब नदी के रेनी पोर्ट पर किया गया था। बीते 10 दिनों से पुतिन की ब्रिगेड ओडेसा पोर्ट पर भीषण बमबारी कर रही है। लेकिन पहली बार रशियन नेवी ने डेन्यूब नदी के रेनी पोर्ट को निशाना बनाया। आखिर ये लोकेशन कहां है, क्यों रूस ने इसे मिसाइल हमलों में तबाह किया, ये जानने के लिए आप इस एनिमेशन को देखिए। दरअसल डेन्यूब नदी के जिस रेनी पोर्ट को रूस ने मिसाइल हमले में तबाह किया वो ब्लैक सी के पश्चिमी छोर पर मौजूद है, यूक्रेन के ओडेसा इलाके में। इतना ही नहीं, डेन्यूब नदी के रेनी पोर्ट के एक तरफ मोल्दोवा है तो दूसरी तरफ रोमानिया है। ये दोनों यूरोपीय देश हैं। आप
आपको बता दें कि डैन्यूब नदी को रूस ने यूं ही टारगेट नहीं किया, यूं ही इसे मिसाइलों के प्रहार से तहस नहस नहीं किया। दरअसल इसके पीछे प्रेसिडेंट पुतिन की सोची समझी रणनीति है। वो ये कि डैन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी रिवर है, जो जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन से निकलती है और यूरोप के करीब 10 देश, जिसमें शामिल हैं ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्दोवा और यूक्रेन के ओडेसा से होते हुए ब्लैक सी में जाकर मिल जाती है। इस दौरान डैन्यूब नदी करीब 2850 किलोमीटर के इलाके से गुजरती है, जो कि यूरोपियन यूनियन का करीब 20% इलाका है। दरअसल रूस ये पहले ही साफ कर चुका है कि यूक्रेन की पोर्ट सिटी ओडेसा को वो तबाह करके ही दम लेगा। शायद इसीलिए बीते कई दिनों से ओडेसा में रूस की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे थे। लेकिन अब पुतिन ने डैन्यूब नदी के रेनी पोर्ट को निशाना बनाया है, जो ओडेसा में मौजूद है और यूरोप का गेटवे ऑफ ब्लैक सी है। जैसे ही डैन्यूब नदी के रेनी पोर्ट पर हमला हुआ, पूरे ईस्ट यूरोप से लेकर सेंट्रल यूरोप तक सनसनी मच गई। यूरोपियन मीडिया के हर अखबार, हर न्यूज चैनल की ब्रेकिंग न्यूज बन गई, क्योंकि डैन्यूब रिवर सेंट्रल यूरोप से लेकर ईस्ट यूरोप में आने वाले देशों की लाइफलाइन है। डैन्यूब नदी के बेसिन इलाकों में 11.5 करोड़ लोग रहते हैं। ये नदी सेंट्रल यूरोप से ईस्ट यूरोप के बीच ट्रेड रूट बनाती है। कई वाटर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट डैन्यूब पर बनाए गए हैं। डैन्यूब नदी के रूट से यूक्रेन अनाज की सप्लाई यूरोप में करता है। इसी रूट से यूरोपीय देश हथियारों की सप्लाई यूक्रेन को करते हैं। डैन्यूब नहर के जरिए ही ब्लैक सी और नॉर्थ सी आपस में जुड़ते हैं। बस इसीलिए पुतिन ने डैन्यूब रिवर के रेनी पोर्ट को मिसाइल हमलों में तबाह कर दिया। चंद मिनट के भीतर ही पूरा पोर्ट उड़ा दिया, ताकि यूक्रेन को यूरोप से काटा जा सके, डैन्यूब रूट को ब्लॉक किया जा सके। शायद यही वजह है कि जैसे ही रूस ने डैन्यूब नदी के रेनी पोर्ट पर हमला किया, उसके फौरन बाद रोमानिया के प्रेसिडेंट का बयान आया। आखिर क्या, वो भी देख लीजिए। रूस की तरफ से डैन्यूब नदी के रेनी पोर्ट पर जो मिसाइल अटैक हुआ है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि डैन्यूब नदी का रेनी पोर्ट रोमानिया के बॉर्डर से सटा हुआ है और अगर ऐसा हमला दोबारा होता है तो यकीनन ये ब्लैक सी और हमारी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। इससे अनाज आपूर्ति ठप होगी और दुनिया में अन्न संकट भी खड़ा हो सकता है। डैन्यूब के रेनी पोर्ट पर हमले से यूरोपीय देशों में खलबली मची है, क्योंकि रूस के मिसाइल अटैक के बाद 30 से ज्यादा कार्गो शिप डैन्यूब पोर्ट पर फंस चुके हैं। ऐसे में अगर रूसी ब्रिगेड ने डैन्यूब पोर्ट पर लगातार हमले किए तो सेंट्रल यूरोप से ईस्ट यूरोप का ट्रेड रूट ठप हो जाएगा। इतना ही नहीं, यूक्रेन को 2 फ्रंट से हथियारों की सप्लाई हो रही है, पहला पोलैंड और दूसरा डैन्यूब पोर्ट। इसे भी रूस ब्लॉक कर देगा। आपको बता दें कि डैन्यूब के ट्रेड रूट में जो भी मुल्क आते हैं, उनमें से ज्यादातर देश नेटो के मेंबर हैं। ऐसे में पुतिन ने डैन्यूब के रेनी पोर्ट पर हमला कर उसे तबाह कर नेटो देशों में भी दहशत फैला दी है। यानी एक तीर से पुतिन ने 2 शिकार किए हैं। पहला यूक्रेन को दहलाया और दूसरा नेटो देशों में खौफ फैलाया। अब ये देखना होगा कि डैन्यूब के ट्रेड रूट को बचाने के लिए क्या नेटो यूक्रेन के साथ जंग में उतरेगा या फिर यूक्रेन का साथ छोड़ जंग से दूरी बना लेगा। हालात जो भी हो, एक बात शीशे की तरह साफ है, अब यूक्रेन का बचना नामुमकिन है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और सुपर प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले युद्ध से आ रही एक और बड़ी खबर आपको बता दें। ग्रीस में फायर फाइटर प्लेन हादसा हो गया है। जंगल की आग बुझाते हुए ये बड़ा हादसा हुआ। आग बुझाने वाला प्लेन ही क्रैश हो गया। देखिए तस्वीरें, किस तरह से आग बुझाने के लिए जिस प्लेन का इस्तेमाल हो रहा था वही प्लेन क्रैश हो गया। तस्वीरें ग्रीस से सामने आई हैं, जहां पर जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए प्लेन का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन प्लेन ही क्रैश हो गया है। विश्व युद्ध की बिसात बिछ चुकी है। खतरा सिर्फ डेन्यूब नदी से ही नहीं बल्कि कई फ्रंट से बना हुआ है। एक खुफिया रिपोर्ट का यह दावा है कि नेटो सुपर पावर्स को जवाब देने के लिए 2 हाइपरसोनिक पावर्स का गठबंधन हो चुका है। रिपोर्ट में कहा यह गया है कि रूस और चीन ने आर्कटिक और एशिया के मोर्चों पर युद्ध की दोहरी तैयारी की है। यूक्रेन युद्ध में चीन लंबे समय से रूस को हथियारों की मदद दे रहा है। अब शी जिनपिंग और पुतिन की नो लिमिट पार्टनरशिप का प्लान नेटो से सीधे मुकाबले का है। देखिए चीन और रूस ने किस मोर्चे पर क्या बड़ी तैयारी की है। यूक्रेन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन करीब 520 दिन से खड़ा है। नेटो के समर्थन और बारूद से यूक्रेन रूस पर हमले कर रहा है। रूस की बार बार चेतावनियों के बावजूद नेटो पीछे नहीं हटा और इसीलिए 2 हाइपरसोनिक पावर्स यानी रूस और चीन ने नेटो से सीधे युद्ध की रणनीति तैयार कर ली है। आशंका है कि तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी के 3 एपिसेंटर हो सकते हैं। विश्व युद्ध छिड़ने का पहला एपिसेंटर बन सकता है पोलैंड। इसके बाद आशंका है कि आर्कटिक सर्कल से रूस और चीन युद्ध शुरू कर सकते हैं या फिर विश्व विनाशक युद्ध शुरू कराने वाला तीसरा एपिसेंटर बन सकता है एशिया में सी ऑफ जापान। ईस्टर्न यूरोप के यूक्रेन में 500 दिन से जंग जारी है, लेकिन अब जंग का विस्तार यूरोप के दूसरे देशों में होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। चौबीस जून से अब तक वैगनर ग्रुप के कई हजार लड़ाके बेलारूस में कैंप बना चुके हैं और 24 जुलाई को पुतिन के सबसे करीबी राष्ट्राध्यक्ष अलेक्जेंडर लुकाशेंको के बयान से व्हाइट हाउस तक सनसनी फैल चुकी है। सेंट पीटर्सबर्ग में पुतिन से मुलाकात में लुकाशेंको ने कहा है कि वैगनर ग्रुप पोलैंड पर हमला करने पर अड़ गया है। वैगनर को रोकने के लिए बेलारूस को कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। वैगनर का कहना है कि वो वार्सो में लंच करने का मन बना चुके हैं। लुकाशेंको की वैगनर धमकी के बाद पोलैंड ने बेलारूस बॉर्डर पर सैन्य तैनाती पहले से ज्यादा बढ़ा दी है। बेलारूस बॉर्डर की तरफ बढ़ती ये पोलैंड की आर्मी है। रिपोर्ट है कि पोलैंड के 200 से ज्यादा आर्मर्ड व्हीकल्स बेलारूस बॉर्डर पहुंच चुके हैं। इनके साथ आर्टिलरी भी तैनात हो चुकी है। यूक्रेन जंग का साइड इफेक्ट पोलैंड पर होते देख अमेरिका भी अलर्ट हो गया है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने लुकाशेंको के बयान पर कहा है कि अगर वैगनर का हमला हुआ
तो फिर अमेरिका पोलैंड के साथ खड़ा होगा। यूएस विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा है कि पोलैंड नेटो का सदस्य और अमेरिका नेटो सीमा के इंच की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। वैगनर नाम का जो खतरा युद्ध भूमि में साफ नजर आ रहा है, वो महज एक छोटी सी चाल है। रूस ने युद्ध का इससे बहुत विनाशक प्लान तैयार किया है, जिसमें उसका सहयोगी है चीन। यूरोपीय देशों की खुफिया रिपोर्ट में शी पुतिन के गठबंधन पर कई विध्वंसक खुलासे हुए हैं। फ्रांस की खुफिया रिपोर्ट है कि रूस को युद्ध में चीन से हथियारों की सीधी मदद मिल रही है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 का दावा है कि रूस चीन आर्कटिक में बड़ा वॉर प्लान बना चुके हैं। एशिया में चीन अमेरिकन नेवी के खिलाफ व्यूह रचना कर चुका है। जापान सागर में चीन, रूस, अमेरिका के सहयोगी देशों पर हमले कर सकते हैं। पांच 517 दिन जंग लड़ने के बाद भी रूस के हथियारों और हमलों की तीव्रता में कोई कमी नहीं आई। उसके ड्रोन और मिसाइलें लगातार यूक्रेन पर बरस रहे हैं। रूस के विध्वंसक हमलों पर दावा किया गया है कि रूस को चीन से सीधी ड्रोन सप्लाई हो रही है। चीन अब तक रूस को 820 करोड़ रुपए से ज्यादा के ड्रोन बेच चुका है। चीन से रूस को बॉडी आर्मर में लगने वाले सिरेमिक की सप्लाई भी 70% बढ़ गई है। यानी अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद रूस की जंग में चीन की सीधी भागीदारी है। यूक्रेन की जंग में जिनपिंग पुतिन को मदद पहुंचा रहे हैं, तो दोनों हाइपरसोनिक पावर्स ने अमेरिका के गुट को घेरने की तैयारी 2 मोर्चों पर तेज कर दी है। रूस और चीन ने मिलकर धरती के नॉर्थ पोल यानी आर्कटिक रीजन में सैन्य गतिविधि बढ़ा दी है। साथ ही जापान सागर में भी चीन और रूस की साझा सैन्य हलचल तेज हो गई है। 24 जुलाई को ही चीन रूस की नेवी का साझा युद्धाभ्यास नॉर्थ इंटरैक्शन खत्म हुआ है। रूस और चीन की नेवी ने व्लादिवोस्टॉक से यात्रा शुरू की और नॉर्थ इंटरैक्शन युद्धाभ्यास का केंद्र बना जापान सागर। खबर यह भी है कि चीन और रूस के बीच सैन्य गठबंधन इतना मजबूत हो चुका है कि आर्कटिक सागर में भी दोनों सीक्रेट सैन्य ऑपरेशन चला रहे हैं। आर्कटिक क्षेत्र में ऊर्जा, विज्ञान और रक्षा क्षेत्र में रूस चीन सहयोग बढ़ा रहे हैं। चीन आर्कटिक क्षेत्र में रूस के सहयोग से लैब बना रहा है। वैज्ञानिक खोज के नाम पर बनाए जा रहे लैब की आड़ लेकर असल में सैन्य बेस बनाए जा रहे हैं। यूरोप, आर्कटिक के साथ साथ एशिया में भी चीन ने अमेरिकी नेवी को घेरने की व्यूह रचना तैयार कर ली है। ये चीन के नए नेवी बेस की सैटेलाइट तस्वीरें हैं। कंबोडिया में चीन का ये नेवी बेस करीब करीब तैयार हो चुका है। इस बेस पर विमान वाहक युद्धपोत के संचालन की पूरी व्यवस्था की गई है। यूरोप से एशिया तक चीन रूस की सैन्य तैयारी के खिलाफ नेटो सदस्य फ्रांस ने जापान सागर में सैन्य हलचल शुरू कर दी है। 26 जुलाई को फ्रांस और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्सेस की पहली साझा एयर ड्रिल शुरू हो रही है। यूरोप से एशिया तक शी पुतिन का गठबंधन अमेरिकी खेमे के देशों के खिलाफ व्यूह रचना कर चुका है। तैयारी नेटो खेमे की भी हो चुकी है। एक चिंगारी बारूदी विध्वंस का बवंडर ला सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। यूक्रेनी मोर्चे पर रूस ने आर्टिलरी से हमला किया है। रूसी हमले में तबाह यूक्रेन के सैन्य वाहन। यूक्रेन के 4 मैक्स प्रो वाहन ध्वस्त हो गए हैं। रूस ने जारी किया है हमले का वीडियो और बताया कि कैसे उन्होंने यूक्रेन को नुकसान पहुंचाया है। जानकारी ये मिल रही है कि इस वीडियो में जो तस्वीरें सामने आई हैं, यूक्रेन के 4 मैक्स प्रो वाहन को रूस ने तबाह कर दिया। यूक्रेन एक हमला करता है और पुतिन 100 हमले से उसका बदला लेते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में अब बैटल ऑफ कैपिटल की शुरुआत हो चुकी है, यानी एक दूसरे की राजधानी पर हमले का दौर। यूक्रेन ने मॉस्को में अटैक किया तो रूस ने इसका बदला लेने के लिए
कीव को टारगेट किया। यूक्रेन को एक धमाके की कीमत कई धमाकों से चुकानी पड़ रही है। सूमी को खंडहर में तब्दील करने का सिलसिला जारी है। इसके अलावा जहां भी यूक्रेन के सैनिक मौजूद हैं, वहां बारूदी प्रहार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि यह युद्ध फाइनल दौर में है, जिसमें बेहिसाब बर्बादी होगी और नतीजा सर्वनाश या फिर सरेंडर से ही तय होगा। यूक्रेन की राजधानी कीव में अचानक गूंजने लगा सायरन। कुछ ही देर बाद आसमान में देखा वो घातक मशीनी परिंदा जिसका हमला किसी मिसाइल से कम नहीं। मेड इन ईरान के कामिकाज़ी ड्रोन्स के ऐसे ही धमाकों की आशंका से कीव में हड़कंप मच गया। कीव की सुरक्षा में तैनात पैट्रियट और दूसरे एयर डिफेंस ने अपना काम शुरू किया। यूक्रेन का दावा है कि रूस का एक भी ड्रोन कीव की जमीन को छू नहीं सका। सभी ड्रोन हवा में ही इस तरह से नष्ट कर दिए गए। हमले की शुरुआत सोमवार की देर रात से हुई। जुलाई में कीव को दहलाने की छठी कोशिश थी। 3 घंटे तक कीव के ऊपर ड्रोन मंडराते रहे। यूक्रेन ने हमले को नाकाम करने का दावा किया है। मॉस्को में ड्रोन अटैक के बाद रूस भी पहले से ज्यादा सतर्क है। यूक्रेन ने मंगलवार को ताबड़तोड़ ड्रोन हमला किया, लेकिन रूस के एयर डिफेंस ने तमाम हमलों को नाकाम करने का दावा किया है। रूस ने एयर डिफेंस से यूक्रेन के 35 ड्रोन को गिराने का दावा किया है। लीमन इलाके में यूक्रेन के 195 सैनिकों की मौत का दावा है। यूक्रेन के ज्यादातर इलाकों में ऐसी ही माइंस लगाई जा चुकी हैं। रैबटिनो इलाके में यूक्रेन का ये टैंक आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक धमाका हुआ और माइंस के ऊपर आते ही यूक्रेन का टैंक नष्ट हो गया। वॉर जोन से आई इन तस्वीरों की डिटेल तो नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि ये यूक्रेन के हथियारों का गोदाम रहा होगा, जिसे रूस ने नष्ट कर दिया। वॉर जोन में कब कहां धमाका हो जाए कहा नहीं जा सकता। ये देखिए, इन सैनिकों के बस चंद कदमों के फासले पर धमाका हुआ। यूक्रेन के ये 2 सैनिक जंगल में छिपकर ड्रोन को हैंडल कर रहे थे, तभी सामने से एक आर्मर्ड व्हीकल गुजरा और उसी पर गिरी रूस की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। वॉर जोन का अगला वीडियो आमने सामने की जंग का है। कौन किस देश के सैनिक हैं, इसे समझने के लिए इस वीडियो में फ्लैग का इस्तेमाल किया गया है। 3 रंग यानी सफेद, नीला और लाल वाला फ्लैग जहां नजर आ रहा है वो रूस के सैनिक हैं, और नीचे की तरफ जहां नीला और पीले रंग वाला फ्लैग है वो यूक्रेन के सैनिक हैं। देखिए कितना कम फासला है दोनों देशों के सैनिकों के बीच। यहां जबरदस्त गोलीबारी चल रही है। यूक्रेन की जमीन पर अब हर तरफ नष्ट हथियारों के मलबे भी नजर आते हैं। ये अमेरिकी स्विच ब्लेड 600 ड्रोन है। रूस के सैनिकों ने इस ड्रोन को गिरा दिया है। रूस की सेना लगातार ऐसे ही यूक्रेन की आर्मर्ड व्हीकल को टारगेट कर रही है। ये ज़ेपोरिज़िया की तस्वीरें हैं। यहां मौजूद पश्चिमी देशों से आए तमाम व्हीकल और टैंक को नष्ट करने का मिशन चल रहा है। बाख्मुत की ये तस्वीरें पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम है। युद्ध का अंजाम क्या होता है, ये कैसे किसी खुशहाल इलाके को वीरान बना देता है, ये एहसास किया जाता है। बाख्मुत किसी दिन ऐसा ही बदरंग हो जाएगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। जहां लाखों लोग रहते थे, वहां आज हर तरफ सन्नाटा है।
रूस की सेना ने बाखमुत के जर्रे जर्रे को बर्बाद कर दिया है। बाखमुत की तरह ही उगलेदर भी तबाह हो रहा है। रूस के हमले से एक इमारत में आग लग गई और फिर पूरी इमारत ही मलबे में तब्दील हो गई। यूक्रेन की इन तस्वीरों से सर्वनाश का डर बढ़ता जा रहा है। रूस का बारूदी प्रहार इसी रफ्तार से चला तो उगलेदर और बाखमुत जैसी हालत पूरे यूक्रेन की हो सकती है। इन तस्वीरों से यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूक्रेन को रूस के पावर प्लांट्स को बर्बाद करने की प्लानिंग में पहले ही कामयाबी मिल चुकी है। रूस खामोश है, लेकिन रूस के ब्रोनट आइलैंड पर मौजूद पावर ग्रिड प्लांट से निकलती आग किसी बड़े हमले का सिग्नल दे रही है। रूस के मुताबिक रिएक्टर में खराबी की वजह से आग लगी है, लेकिन अंदेशा है कि यह भी यूक्रेन का रूस में घुसकर अटैक करने के मिशन का अंजाम हो सकता है। युद्ध में रशियन पैराट्रूपर्स ने भी मोर्चा संभाल लिया है। पैराट्रूपर्स मोबाइल ग्रुप का यह वाहन बेहद छोटा है, लेकिन इससे घातक मिसाइल का हमला किया जा सकता है। छोटे से वाहन से गाइडेड मिसाइल फायर की गई और चंद सेकंड बाद एक जोरदार धमाका हुआ। आर्त्योमोस्क इलाके में यह अटैक यूक्रेन के एक बारूदी गोदाम पर हुआ। यूक्रेन का दावा है कि युद्ध में रूस के कर्नल की मौत हो गई। रशियन कर्नल लेनिनग्राद रेजिमेंट के कमांडर थे। 14 जुलाई को रशियन सेना घिर गई थी। सूमी पर रूस का ताबड़तोड़ हमला जारी है। सोमवार को रूस की सेना ने सूमी के 7 इलाकों में 100 से भी ज्यादा गोले बरसाए। सूमी में भारी गोलाबारी की वजह से भारी बर्बादी हुई है। रिहायशी इलाकों को यूक्रेन ने पहले ही खाली करा लिया था। इस बीच पुतिन के क्रोध को और भड़काने वाली एक धमकी भी यूक्रेन से आई है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव ने कहा है कि क्रीमिया और कर्च पुल पर हमले जारी रहेंगे। सोमवार को रूस के विदेश मंत्रालय से भी चेतावनी दी गई कि मॉस्को और क्रीमिया पर हमले का रूसी फौज माकूल जवाब देगी। यानी अब रूस की जमीन पर होने वाला एक भी हमला यूक्रेन में बड़ी तबाही का सबब बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस की तैयारी है कि वो विंटर से पहले यूक्रेन को सरेंडर पर मजबूर कर दे। इसी वजह से रूस ने न सिर्फ हथियारों का प्रोडक्शन तेज किया है, बल्कि यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले भी किए हैं। इसी का असर है कि ज़ेलेंस्की का काउंटर ऑफेंसिव फेल हो गया। अब ज़ेलेंस्की आखिरी कोशिश करने जा रहे हैं। नेटो से मिले हथियारों के दम पर काउंटर ऑफेंसिव का दूसरा फेज शुरू करेंगे, जिसमें कामयाब हुए तो कुछ वक्त तक हार को टाल सकते हैं, नहीं तो पुतिन के पलटवार से यूक्रेन का विध्वंस तय है। जंग के 17 महीनों में यूक्रेन ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन रूस को खदेड़ नहीं पाया। एक दो जगह को छोड़ दिया जाए तो खुद के घर में ज़ेलेंस्की काफी कमजोर साबित हुए हैं। पुतिन लगातार यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा करते जा रहे हैं और जहां कब्जा नहीं हो पा रहा उस जगह को सीरिया जैसा बनाते जा रहे हैं। अब ज़ेलेंस्की के पास यूक्रेन को बचाने का आखिरी मौका बचा है। या तो कुछ कर जाएं या फिर भाग जाएं। हालांकि ज़ेलेंस्की को हौसले की ओवरडोज देने का काम अमेरिका करता रहा है। इस बार भी ऐसा ही किया, जिसके बाद ज़ेलेंस्की ने काउंटर ऑफेंस का विनाशक खेल शुरू कर दिया। काउंटर ऑफेंस में क्रीमिया पर अटैक किया, रूस के शहरों पर हमला किया, रूस के कब्जे वाले इलाकों पर बम बरसाए, लेकिन यूक्रेन के काउंटर ऑफेंस की हवा निकल गई क्योंकि रूस ने पलटवार में ताबड़तोड़ हमले किए।
अब बौखलाया यूक्रेन काउंटर ऑफेंस का फेज 2 शुरू करने जा रहा है, जिसमें नेटो देश पहले से भी ज्यादा विध्वंसक हथियार दे रहे हैं। लेकिन यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव का जो सेकंड फेज है वो रूस पर भारी पड़ेगा, इस बात को लेकर संशय है, क्योंकि इस बार पुतिन की तैयारी पहले फेज की अपेक्षा सेकंड फेज में ज्यादा नजर आ रही है। न सिर्फ हथियारों का प्रोडक्शन तेज कर दिया है, बल्कि पुतिन ने ऐसे विनाशक हथियार युद्ध के मैदान में उतार दिए हैं जो यूक्रेन को रौंद कर रख देंगे। काउंटर ऑफेंस के पहले फेज में यूक्रेन न सिर्फ फेल हुआ बल्कि उसका कहीं ज्यादा नुकसान हुआ है। ऐसे में दूसरे फेज के लिए पहले के मुकाबले बड़ी तैयारी के साथ मैदान में उतर रहा है। काउंटर ऑफेंस 2 में नेटो देश खुलकर मदद करने को तैयार हो चुके हैं। अमेरिका $400 मिलियन का पैकेज देने की तैयारी में है। यूरोपीय देश खतरनाक हथियारों की खेप भेज रहे हैं, जिसमें स्पेन लेपर्ड टैंक भेज रहा है, जबकि लिथुआनिया अगले 3 सालों के लिए $221 मिलियन की मदद कर रहा है। यानी यूक्रेन अपना वजूद बचाने के लिए न सिर्फ रूस के कब्जे वाले इलाकों पर बल्कि रूस के शहरों पर भी पूरी ताकत से हमला कर सकता है। इस बार इस बात की पूरी आशंका है कि यूक्रेन लॉन्ग रेंज वेपन का इस्तेमाल भी करे। अगर ऐसा हुआ तो पुतिन बौखलाकर पलटवार जरूर करेंगे। इसके लिए रूस ने भी तैयारी की हुई है। सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, नेटो देशों पर भी पुतिन काउंटर अटैक कर सकते हैं। रूस ने हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। पिछले 1 महीने में इतने हथियार बना लिए जितने पूरे 1 साल में बनाए थे। ज्यादा प्रोडक्शन के लिए 30,000 लोगों को रिक्रूट किया गया है। रूस के रक्षा मंत्रालय को ऐसे एक्सपर्ट चाहिए, ऐसे स्पेशलिस्ट चाहिए जो कम वक्त में ज्यादा हथियार और अच्छे हथियार बना सके और जरूरत पड़ने पर जंग भी लड़ सके। इसके लिए रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने 16,000 वैकेंसी निकालने की बात कही है, जिन्हें विध्वंसक हथियार बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। रूस के मंसूबों से जाहिर है कि रूस भी आर पार की लड़ाई का मन बना चुका है, जिससे यूक्रेन को तबाह करके दूसरे नेटो देशों की तरफ जंग का रुख मोड़ा जा सके। क्योंकि यूक्रेन के पास अब वो दमखम नहीं बचा है जैसा जंग की शुरुआत में था। अब हथियार खत्म हो रहे हैं, सैनिक थक चुके हैं। जबकि दूसरी तरफ रूस के ताबड़तोड़ हमले यूक्रेनी सैनिकों के हौसले को तोड़ रहे हैं। कई दफा ऐसे वीडियो सामने आए हैं जो यूक्रेनी फौज की हालत बताते हैं। अभी एक और ताजा वीडियो में एक सैनिक ने ज़ेलेंस्की की युद्ध नीति की पोल खोल दी है। जाहिर है यूक्रेनी सैनिकों के हौसले पस्त हो चुके हैं। इसी वजह से सैनिकों में नया जोश जगाने ज़ेलेंस्की खुद मोर्चे पर सैनिकों से मिलने जा रहे हैं। काउंटर ऑफेंस का दूसरा फेज शुरू कर दिया गया है। सैनिकों को नेटो से मिलने वाले हथियारों की जानकारी दी जा रही है, जिसमें लेपर्ड टैंक, ब्रैडली आर्मर्ड व्हीकल, पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, नासम्स एयर डिफेंस सिस्टम, स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल, लैंड माइंस और लैंड माइंस डिटेक्टर, आर्मी ट्रक की खेप भेजी जा रही है। लेकिन सवाल उठ रहा है, क्या सिर्फ नेटो देशों की मदद और भेजे गए हथियारों के दम पर यूक्रेन का दूसरा काउंटर ऑफेंस कामयाब होगा? क्योंकि यूक्रेनी सैनिकों का जोश कम हो रहा है, हौसला टूट रहा है, जबकि रूस पूरे दमखम के साथ जंग लड़ रहा है। क्योंकि पुतिन जानते हैं उनकी जंग सिर्फ यूक्रेन से नहीं बल्कि जानी दुश्मन नेटो से है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। युद्ध के बीच ज़पोरिज्जिया से दहला देने वाली रिपोर्ट सामने आई है। ज़पोरिज्जिया में एटमी विनाश का बिगुल बज चुका है। ज़पोरिज्जिया में बारूदी माइंस मिलने से हड़कंप मच गया है। ज़पोरिज्जिया से लोगों का पलायन भी शुरू हो चुका है। रूस के कब्जे वाले ज़पोरिज्जिया न्यूक्लियर पावर प्लांट में माइंस मिलने के बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर ये माइंस किसकी साजिश हैं। ज़पोरिज्जिया में बारूदी माइंस का जाल आखिर किस लिए बिछाया गया है? क्या ज़पोरिज्जिया में बड़ी तबाही की तैयारी है? क्या ज़पोरिज्जिया महाविनाश का सेंटर भी बनने वाला है? ज़पोरिज्जिया से होगा विध्वंस, दुनिया रह जाएगी दंग।
न्यूक्लियर माइंस का जाल, ज़ेपोरिज़िया में मचेगा हाहाकार। विनाश के कगार पर ज़ेपोरिज़िया प्लांट में बारूद किसने बिछाया? ज़ेपोरिज़िया में मची भगदड़, जंग के बीच सबसे बड़ी टेंशन। युद्ध के बीच जिस बात की आशंका जताई जा रही थी, आखिर वो सच साबित हुई। जिस विध्वंसक तबाही की अटकलें लगाई जा रही थी, वो दिखने लगी। एक लंबे सर्च ऑपरेशन के बाद यूक्रेन के ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में माइंस पाए जाने से हड़कंप मच गया है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था IAEA का दावा है कि उसे ज़ेपोरिज़िया प्लांट में बारूदी माइंस मिली है। IAEA की टीम को प्लांट के आंतरिक और बाहरी सीमाओं के बीच बफर जोन में माइंस मिली है। ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इस समय ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस का कब्जा है। IAEA ने ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा कि 23 जुलाई को सर्च ऑपरेशन के दौरान माइंस देखी गई थी। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था के विशेषज्ञों की टीम ने माइंस की खोज शुरू की थी। IAEA ने आगाह किया कि ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में बारूदी माइंस का पाया जाना सुरक्षा मानकों का उल्लंघन है। प्लांट में बारूदी माइंस मिलने के बाद प्लांट की यूनिट्स को बंद कर दिया गया है। इन खबरों के बाद से ही ज़ेपोरिज़िया से तेजी से पलायन भी शुरू हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ेपोरिज़िया में हर तरफ माइंस लगी होने से लगातार विस्फोट हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ज़ेपोरिज़िया शहर के बाहरी रास्तों पर भी माइंस लगी हुई है। जानकारों का कहना है कि लैंड माइंस भारी भरकम टैंक को भी उड़ा सकती है। वहीं दूसरी तरफ ज़ेपोरिज़िया में बारूदी हमले फिर से शुरू हो गए। रूस ने ज़ेपोरिज़िया इलाके में गाइडेड बम से हमले किए। ज़ेपोरिज़िया इलाके में रूसी फौज ने तुंगुस्का एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम से यूक्रेन के ठिकानों पर हमला किया। रूसी सेना ने इन हमलों में यूक्रेन के ठिकानों को तबाह कर देने का दावा किया। ज़ेपोरिज़िया से जो इस वक्त रिपोर्ट आ रही है वो बहुत ही हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है। पूरा ज़ेपोरिज़िया इस वक्त कैद हो चुका है। आखिर क्या है ज़ेपोरिज़िया की साजिश? ज़ेपोरिज़िया में किसने लगाई बारूदी माइंस? संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था IAEA को आशंका है कि ज़ेपोरिज़िया में न्यूक्लियर माइंस को रूस ने ही बिछाया है। तो क्या ज़ेपोरिज़िया में बड़ी तबाही की तैयारी है? क्या ज़ेपोरिज़िया में ये तबाही रेडिएशन से पैदा होने वाले खतरे से आएगी? ज़ेपोरिज़िया प्लांट में न्यूक्लियर माइंस के खुलासे के बाद से साफ हो चुका है कि पुतिन यूक्रेन पर न सिर्फ कब्जा करेंगे बल्कि उसे तहस नहस कर देंगे। युद्ध के बीच यूक्रेन एक ऐसा बारूदी कुआं बन चुका है जहां कदम कदम पर लैंडमाइंस बिछाए गए हैं। रूस ने यूक्रेन के 30% इलाके में लैंडमाइंस बिछा रखे हैं। जानकारों के मुताबिक इन लैंडमाइंस को ढूंढकर हटाने में ही कई साल का वक्त लग सकता है और ये भी तब हो पाएगा जब यूक्रेनी सैनिक सिर्फ लैंडमाइंस को ही हटाने का काम करें। एक्सपर्ट्स के मुताबिक न्यूक्लियर लैंडमाइंस की तबाही किसी टैक्टिकल एटमी वेपन जितनी हो सकती है। यानी जिस तरह एटम बम फटने के बाद बारूदी क्लाउड बनाता है उसी तरह का मंजर होगा, सिर्फ उसका दायरा कम हो सकता है। न्यूक्लियर लैंडमाइंस का पता लग पाना बेहद मुश्किल काम होता है। ऐसे में जरा सोचिए, अगर इस बीच एक भी न्यूक्लियर लैंडमाइन फट जाए तो यूक्रेन में विध्वंस मचना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।
ब्लैक सी, रूस की विदेश नीति और रूस के प्रभाव का विस्तार करने के लिए ये सागर बहुत अहम है, लेकिन बीते कुछ दिनों से जंग का केंद्र बनता भी जा रहा है। यूक्रेन के अनाज रूट पर बारूद बरसाने के बाद रूस के लिए अमेरिका ने चेतावनी जारी की है। सवाल यह है कि अमेरिका ब्लैक सी की जंग में क्यों उतरना चाहता है और क्या ब्लैक सी में रूस अमेरिका की सीधी जंग भी होने वाली है। जुलाई से ब्लैक सी के किनारे धधक रहे हैं। रूस ने ताबड़तोड़ हमलों से ओडेसा पोर्ट को तबाह कर दिया। इसके बाद 24 जुलाई को ब्लैक सी से जोड़ने वाले डैन्यूब के वो पोर्ट तबाह कर दिए जिनसे अनाज और बाकी सामान की आपूर्ति होती रही। इसके बाद ब्लैक सी के ट्रांसपोर्ट रूट पर माइंस बिछा दी। अनाज और पेट्रोलियम के सप्लाई करने वाले ठिकानों पर लगातार हमलों के बाद अमेरिका ने ब्लैक सी की जंग में कूदने की चेतावनी जारी कर दी है। अमेरिका के एक रिटायर्ड जनरल एडमिरल जेम्स स्टावरिडस ने कहा है कि अनाज ले जाने वाले वाहनों की सुरक्षा अमेरिकी नेवी को करनी चाहिए। अगर फिर भी यूक्रेन के कार्गो शिप पर हमला होता है तो अमेरिकी नेवी को रूसी वॉरशिप पर हमला करना चाहिए। सवाल यह है कि आखिर अमेरिका ब्लैक सी की जंग में क्यों कूदना चाहता है। ब्लैक सी से रूस के आर्थिक फायदे जुड़े हैं। रूस के लिए ब्लैक सी महत्वपूर्ण जलमार्ग है। नोवरोसिस्क पोर्ट से रूस का अनाज और तेल सप्लाई होता है। ब्लैक सी से रूस की टर्क स्ट्रीम पाइपलाइन गुजरती है। इसी सागर के तल पर रूस की ब्लू स्ट्रीम पाइपलाइन बिछी है। इन पाइपलाइन से तुर्की तक रूस गैस आपूर्ति करता है। रूस ने अपने जलमार्ग जारी रखे हैं, जबकि यूरोप के कई देशों के जलमार्ग ब्लैक सी में बंद कर दिए हैं। अमेरिका चाहता है कि इस जंग में कूदकर रूस को आर्थिक नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन रूस ने कहा है कि अमेरिका का यह प्लान नाकाम होने वाला है। रूसी जनरल ने कहा है कि ब्लैक सी इतना बड़ा नहीं है कि अमेरिका रूस पर हमला करके लौट जाए। अमेरिका के सैन्य बेड़े की जल समाधि बना दी जाएगी। ब्लैक सी से सटे छोटे नेटो देश रूस का मुकाबला नहीं कर सकते। ब्लैक सी से सटा बड़ा नेटो सदस्य तुर्की इतना पागल नहीं कि रूस से उलझेगा। अमेरिका अगर ब्लैक सी की जंग में कूदता है तो यह तय है कि एक ऐसे समुद्र में फंस जाएगा जिसकी सबसे बड़ी शिकारी मछली रूस है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अगर ब्लैक सी धधक रहा है तो जंग का एक नया मोर्चा जापान सागर में भी खुलने जा रहा है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने नॉर्थ कोरिया के नेशनल डे से ठीक पहले 2 बैलिस्टिक मिसाइल दाग डाली। और यह ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका की 2 न्यूक्लियर सबमरीन जापान सागर पहुंच चुकी हैं। इसी बीच रूस भी Tu-160D स्क्वाड्रन जापान सागर में उतारने जा रहा है, यानी समंदर में बारूदी जलजला आने वाला है। जापान सागर में जलजला, मिसाइल लॉन्च से बवाल बढ़ा। किम ने छोड़ी बैलिस्टिक मिसाइल, पीले सागर में जोर आजमाइश। कुछ घंटे पहले 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागकर नॉर्थ कोरिया ने जता दिया कि वो किसी दबाव में नहीं आने वाले। साउथ कोरिया और अमेरिका के हर मंसूबे को रौंदने का दम नॉर्थ कोरिया रखता है।
और किसी भी कीमत पर जापान सागर में अमेरिका का दबदबा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नॉर्थ कोरिया ने जुलाई महीने में 3 बार मिसाइलें दागी हैं। 1 जुलाई को 2 बैलिस्टिक मिसाइल, 22 जुलाई को क्रूज मिसाइलें और 24 जुलाई को 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। किम की तरफ से ऐसा तब किया गया जब 2 दिन बाद नॉर्थ कोरिया का नेशनल डे, जिसमें किम जोंग अपने विनाशकारी हथियारों की नुमाइश करता है। बताया जा रहा है कि इस बार भी किसी विध्वंसक हथियार को परेड में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा 2 दिन पहले अमेरिका ने 2 न्यूक्लियर सबमरीन जापान सागर में उतार दी, जिसके बाद नॉर्थ कोरिया ने पहले क्रूज मिसाइल दागी, फिर 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। साउथ कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने इस बारे में कहा है कि 2 बैलिस्टिक मिसाइल जो करीब 400 किलोमीटर दूर तक गईं और फिर जापान सागर में गिर गईं। ये मिसाइलें प्योंगयांग के पास से छोड़ी गई थी। नेशनल डे से पहले किम ने एक तरीके से साउथ कोरिया और अमेरिका को चेतावनी जारी कर दी है कि अगर नॉर्थ कोरिया के खिलाफ कोई भी षड्यंत्र रचा गया तो वो जवाबी हमले के लिए तैयार है। खास बात यह है कि अगर अमेरिका और साउथ कोरिया मिलकर जापान सागर में घेराबंदी कर रहे हैं तो चीन और रूस नॉर्थ कोरिया के साथ मिल गए हैं। नॉर्थ कोरिया के नेशनल डे पर चीन का डेलीगेशन पहुंच रहा है, जबकि रूस के विदेश मंत्री नॉर्थ कोरिया दौरे पर जा रहे हैं। इस बीच नॉर्थ कोरिया नेशनल डे से पहले पूर्वी सागर में TU-160 की स्क्वाड्रन तैनात करने जा रहा है। यानी अब पूर्वी सागर जंग का नया अखाड़ा बनने वाला है, जहां अमेरिका और रूस आमने सामने आ सकते हैं। क्योंकि एक तरफ अमेरिका की न्यूक्लियर सबमरीन है, दूसरी तरफ रूस की बॉम्बर स्क्वाड्रन अटैकिंग मोड में है। इस सब के बीच नॉर्थ कोरिया ने मिसाइलें दागकर अमेरिका और साउथ कोरिया को खुला चैलेंज दे दिया है। दरअसल किम जोंग ने मिसाइल जापान सागर में भेजकर अपने मंसूबे जाहिर किए हैं कि वो साउथ कोरिया की एटमी धमकी का जवाब देने के लिए तैयार है और उसके पास ऐसी मिसाइलें हैं जो साउथ कोरिया तो छोड़िए अमेरिका तक में कहर बरपा सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारत। इजराइल में सरकार विरोधी प्रदर्शन दिनों दिन हिंसक होता जा रहा है। इजराइल में नेतन्याहू सरकार के खिलाफ नाराजगी इतनी बढ़ गई है कि लोग रात में भी सड़कों पर निकलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पुलिस के साथ झड़प के दौरान ऐसे भी हालात देखे गए जब पुलिस की गाड़ी ने कुछ प्रदर्शनकारियों को सरेआम कुचल दिया। इजराइल की सड़कों पर सबसे बड़ा हंगामा मचा है। इजराइल में ये सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा विद्रोह। इजराइल की सड़कों पर पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने हैं। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में हजारों की तादाद में लोग हाथों में झंडे बैनर लेकर सड़कों पर निकले। लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, हंगामा और प्रदर्शन किया। कई जगहों पर लोगों ने हाईवे को जाम कर दिया। इस दौरान पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की जमकर झड़प हुई। भीड़ ने कई गाड़ियों को भी निशाना बनाया। इजराइल की सड़कों पर इन दिनों लोग रात में भी निकलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल में यह अब तक का सबसे बड़ा जन आंदोलन माना जा रहा है। दरअसल
भारी विरोध के बीच इजराइल की संसद के न्यायिक सुधार बिल को मंजूरी दे दी है। बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के विवादास्पद न्यायिक सुधार बिल का लोग जनवरी से ही विरोध कर रहे हैं। बिल के विरोध में इजराइल में जनवरी से लेकर अब तक कई बार विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। न्यायिक सुधार बिल को लेकर इजराइल सरकार और उसके समर्थकों का कहना है कि नए कानून से देश का लोकतंत्र मजबूत होगा। नेतन्याहू सरकार का मानना है कि इजराइल में न्यायपालिका के पास असीमित शक्तियां हैं, इसलिए संस्थानों के बीच संतुलन लाना जरूरी है। वहीं इस बिल का विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि नए कानून से इजराइल के समाज में विभाजन का खतरा बढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।